गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे विद प्रोग्राम, क्योंकि हमने इनपुट आउटपुट तक लास्ट लेक्चर में कर लिया था डिस्कस। तो देखिए वर्किंग में क्या बता रहा है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम बोलते हैं, एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर में कि प्रोग्राम है, ये पहले से प्रोग्राम लिखे हुए हैं। तो प्रोग्राम का मतलब क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। अब अगर मुझे दो नंबर का एडिशन करना है, सपोज एक नंबर ए है एंड सेकंड बी है, इनका मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। तो इसके लिए मैं एक प्रोग्राम पहले से ही लिख दूंगी कंप्यूटर में, क्योंकि जब भी हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं तो हम वहाँ पे प्रोग्राम थोड़ी लिखते हैं। हम ये नहीं बताते कि ये प्लस का क्या मतलब, हम तो सिंपल ये प्लस वाला जो साइन है इसको क्लिक करते हैं, इक्वल टू का साइन क्लिक करने के बाद हमें अपना आंसर दिख जाता है। तो ये प्लस वाले साइन से कैसे पता चला कंप्यूटर को कि इसका मतलब क्या है, तो ये पहले से प्रोग्राम लिखे हुए हैं। वो प्रोग्राम होते क्या है, आपके पास वो कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब जो आप कंप्यूटर के अंदर पहले से बता रहे हो कि अगर किसी ने ये, अगर साइन ऐसे ये वाला जिसे हम प्लस का एडिशन का साइन कहते हैं, अगर इसको प्रेस किया तो इन दोनों का क्या करना है, सम करना है। मतलब जितनी ये डिजिट है उसमें इन डिजिट को और आगे ऐड कर देना है, मतलब इनको भी उसके आगे काउंट कर लेना है। तो ये इंस्ट्रक्शन मुझे कंप्यूटर को देनी पड़ेगी। कंप्यूटर को देंगे तो हम उसको क्या कह देंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कुछ सेट दे रहे हैं हम इंस्ट्रक्शन के, और किस लिए दे रहे हैं, जैसे प्लस वाला है तो ये किसका काम करेगा, सिर्फ प्लस का। माइनस वाला है तो किसका काम करेगा, माइनस का। ऐसे ही इनटू वाला इनटू के लिए। तो पर्टिकुलर टास्क हो गया ना, प्लस वाले ने सिर्फ और सिर्फ प्लस का काम किया है। ये तो नहीं है कि इसमें माइनस भी हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा, इनटू भी हो जाएगा, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर टास्क हो जाएगा, पर्टिकुलर टास्क। तो इन जनरल अब हम क्या कह देंगे पूरा मिला के, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। कि प्लस वाला सिर्फ प्लस का काम करेगा, माइनस वाला माइनस का, इनटू इनटू के लिए ऐसे। प्रोग्रामिंग हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग अ कंप्यूटर। जो प्रोग्रामिंग है हमारी वो क्या करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व कराती है बाय यूजिंग कंप्यूटर। और हमने पहले बताया था, जो भी हम डाटा हम प्रोवाइड करते हैं, जो कंप्यूटर के सामने यूज़र बैठा है, हम उसको क्या कह देते हैं, इनपुट। और इनपुट हम देते किससे हैं, बाय यूजिंग इनपुट डिवाइस। फिर मेमोरी का आ जाएगा सेम, लास्ट में आ जाएगा आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस। वही सेम बात इसने दोबारा रिपीट की है। अब हमारे पास कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज आती हैं। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट ओनली। जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं ये डाटा सिर्फ और सिर्फ किस में लेते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में। हम टाइप करते हैं ए, लेकिन ये ए नहीं है जाता है उसके अंदर, इसको पहले वो क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है। बाइनरी का मतलब, बाइनरी जिसमें आगे बी आई आ गया मतलब टू, टू का मतलब ज़ीरो एंड वन। कंप्यूटर सिर्फ ये दो आपकी कोडिंग होती है, उसके अंदर आपको ये ए बी सी डी नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ दो ही डिजिट्स का फॉर्मेट मिलेगा, ज़ीरो एंड वन का। लाइक अगर मैं ए की बात करूँ तो ए को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखती हूँ तो ये बनेगा उसका कोड। बी के लिए भी यही है। देखिए, अब हमने कंप्यूटर में ए टाइप किया है तो हमारे अकॉर्डिंग तो ए जा रहा है उसके अंदर, लेकिन अगर हम कंप्यूटर के अंदर जाके उसके चेक करें प्रोसेसर में तो ये जाएगा ए के प्लेस पे। ऐसे बी के लिए ये जाएगा, सी डी सब के लिए ऐसे ही कोड होते हैं। तो इसे लिख भी रहे, देखिए यहाँ पे, देयर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड वन ओनली। कि कंप्यूटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या स्टोर होता है, जीरो एंड वन। दिस फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज in which every piece of data, whether it is an alphabet, digit or any instruction, is represented in the form of 0 and 1 is called machine language. इस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। इसने क्या कहा है अब कि सारे अल्फ़ाबेट्स मतलब ए बी सी डी अप टू सॉन, ये वाले डिजिट्स मतलब 12 को भी हम ऐसे लिखेंगे, ये भी वन टू आ गया ना, टू नहीं आना चाहिए, सिर्फ वन और ज़ीरो। ऐसे ही डिजिट्स जितनी भी है, ज़ीरो वन टू थ्री सब अप टू सॉन नाइन। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन अगर हम दे रहे हैं वो सब किस में होने चाहिए, ज़ीरो एंड वन में। तो उस लैंग्वेज को हम क्या कह देंगे, मशीन। पर अभी अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारे लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है कि ये ए है। अगर मैं आपको इन जनरल सिर्फ यही लिख के दे दूँ, यहाँ पे ए नहीं लिखूँ, तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट रहेगा इसको पहचानना या फिर इसको समझना, इसको आगे ऐड करना। अगर मैं ए बी सी डी एक पूरी लाइन लिख देती हूँ, तो इस पूरी कोड को अगर मैं ए की वैल्यू लिखूँ, फिर बी, देन सी एंड लास्टली डी, तो मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखिए इसने क्या बताया है, मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट।
कि मतलब अगर मैं ऐसे ही सारी लाइंस को लिख दूंगी ABCD की जगह पे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा मैनिपुलेट करना। मतलब अगर मैं A+B कर देती हूँ तो दोनों की वैल्यूज़ ऐड करनी है तो वो भी मेरे लिए दिक्कत आएगी। जो आंसर आएगा, क्योंकि आपने ऐड तो कर लिया, इसको 0, यहाँ पे 2 आ गया है, ये 0 0 0, देन यहाँ पे 1 रहेगा 1 ऐसे। लेकिन हमारे लिए दिक्कत क्या होगी कि अब ये किसका कोड है, ये कौन सा अब आपका अल्फ़ाबेट बना है या कौन सी डिजिट बनी है, क्या बन गया ये। Therefore, some symbolic name or mnemonics are used in place of binary format to ease the programmer's task. हम कुछ ऐसा शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेंगे कि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा आगे, उसी को ये आगे बताएगा। अब असेंबली लैंग्वेज, अभी तक हमने क्या पढ़ी थी, मशीन लैंग्वेज, अब हम पढ़ रहे हैं असेंबली लैंग्वेज। यूज़ mnemonics टू राइट प्रोग्राम्स, अ ट्रांसलेटर कॉल्ड assembler convert assembly language program into their equivalent machine level language program। अब इसमें क्या होगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, मुझे एक लाइन लिखनी थी, ये लिखनी थी प्रोग्रामिंग इन सी। अब मेरे लिए तो ईजी है लिखना, लेकिन अब कंप्यूटर क्या करेगा, अब उसको तो 0 और 1 के फॉर्मेट में चाहिए था पूरा, तो वो बीच में एक ट्रांसलेटर को यूज़ करेगा। एक ट्रांसलेटर मतलब जो इस लैंग्वेज को किस में चेंज कर देगा, मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, जिसमें 0 एंड 1 होते हैं सिर्फ। तो हमने जो लिखी है लैंग्वेज, इसको किस में चेंज करेगा, मशीन लैंग्वेज में। उसका नाम क्या है, असेंबलर। वो काम किसका करता है, ट्रांसलेट करने का। अब इसने कह दिया द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग इज द यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अब कौन सी आ गई है, हाई लेवल लैंग्वेज। उसमें हम इन जनरल जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे एल्स हो गया, इफ़ हो गया, डू, वाइल, ये सब यूज़ करेंगे हम। एवरी इंस्ट्रक्शन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज इक्वलेंट टू मैनी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज greatly simplifies the programmer debugging, testing and maintenance। अब आपको अगर मैं बोलूँ 0 1 के फॉर्मेट में लिखो, तो पहले तो आपको A से लेके Z तक सबके कोड याद करने हैं, 0 से लेके 9 तक वालों के भी कोड याद करने हैं, फिर आपको जितने भी सिंबल है प्लस माइनस ऐसे उनके भी करने होंगे। तो आपके लिए तो बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा ये। तो इन्होंने क्या कहा है कि हमारे लिए सबसे ईजी कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि आप इसमें इन जनरल जैसे आप इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं, आप वो कर सकते हैं। अब इसमें क्या कहा है इसने, हमारे लिए ये इजी रहेगा डीबगिंग करना। मतलब उसको अगर हम कुछ आगे पीछे कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग इन सी करके कॉमा लगा दिया, फिर मैं कह रही हूँ ये वाली लाइन इधर ले आओ, दूसरी लाइन उधर ले जाओ, तो ईजी रह जाता है। द ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज ईदर अ कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर। अब देखिए, हमने असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज किया था बाय यूजिंग असेंबलर। अब हम हाई लेवल लैंग्वेज को किस में करेंगे कन्वर्ट, मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, दैट इज मशीन लैंग्वेज। उसमें होता क्या क्या है, सिर्फ 0 1 होते हैं। अब हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में किसके थ्रू करेंगे कन्वर्ट, या तो हम यूज़ करेंगे कंपाइलर का या फिर इंटरप्रेटर का। ये दो है, आपकी चॉइस रहेगी आप इनमें से क्या यूज़ करना चाहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है, पूरा जैसे ये पेज है ये वाला जो आपके सामने विजिबल है, इसको पूरे को एक ही साथ क्या करेगा, 0 1 में चेंज कर देगा, पूरा जितना आपको विजिबल है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन करेगा। पहले वो एक लाइन करेगा, फिर वो दूसरी लाइन करके देगा आपको, फिर ऐसे तीसरी लाइन, देन 4th लाइन, 5th लाइन, 6th लाइन, ऐसे लाइन बाय लाइन। और कंपाइलर क्या कर देगा, एक ही बार में आपने उसको जितना डाटा दिया है पूरे को 0 1 में कन्वर्ट कर देगा। अब इसे देखिए, नीचे कंपाइलर इंटरप्रेटर दिया हुआ है, ये आप खुद पढ़ेंगे, मैंने इसका आपको बेसिक बता दिया है कि क्या रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्गोरिथम्स। अगर अब मैं कहूँ मुझे दो नंबर ए एक नंबर है, बी भी एक नंबर है, इन दो नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है, तो हमारा क्या क्या स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्या रहेगा कि हम स्टार्ट करें काम करना। सेकंड क्या रहेगा, देन हमारा हमने काम शुरू किया, अब मुझे एक नंबर चाहिए पहले, तो इनपुट ए, कि आप एक नंबर मुझे दो ए। फिर सेकंड क्या काम रहेगा इसके मतलब बाद आपका,
कि एक नंबर तो मिल गया, अब दूसरा नंबर भी मुझे चाहिए, तो इनपुट बी, कि पहले आपने मुझे काम शुरू किया है, देन ए दिया है, देन बी। अब हम इसके बाद क्या कर देंगे, फोर्थ पे इन दोनों का एडिशन करना है ना, मुझे इन दोनों का सम दिखाना है, इसका एल्गोरिथम लिखना है, सम ऑफ ए एंड बी। तो मैं क्या परफॉर्म कर दूंगी अब, ए प्लस बी, ये कर दिया मैंने। इसके बाद क्या करेंगे, ये आंसर किसी में गया होगा, कुछ आंसर आया होगा ना इसका, ए प्लस बी का, ये आ गया सी। अब मुझे ये आंसर कंप्यूटर के अंदर है, क्योंकि कंप्यूटर जब तक आप उसको बोलोगे नहीं ना कि स्क्रीन पे दिखाओ, इक्वल टू का साइन अगर आप नहीं दबाते हो कैलकुलेटर पे, तो क्या आपको आंसर दिख जाता है, नहीं दिखता है। जब आप इक्वल टू का साइन दबाते हो तब आपको अपना आंसर विजिबल होता है। ऐसे ही इक्वल टू का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो भी आपका आंसर था फिलहाल वो कहाँ चला गया है, सी में। तो अब हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले सी, कि शो करो सी के अंदर क्या वैल्यू आई है। आपको आपका आंसर दिख गया, अब काम शुरू किया था तो काम को क्या करेंगे, रोक देंगे, खत्म कर देंगे। तो जो मैंने ये स्टेप बाय स्टेप किया है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, एल्गोरिथम। इसी को हम क्या कह देंगे, एल्गोरिथम। अब अगर मैं यही बात करूं, कुछ आप अपने इन जनरल ले ले डेली के लिए काम। सपोज करें कि आप एक बुक लेने गए मार्केट, तो फर्स्टली आपने क्या किया है, आपने अपनी मार्केट पहुंचे हैं, पहले आप मार्केट गए, फिर उसके बाद आपने क्या किया, बुक शॉप पे गए, क्योंकि मार्केट के अंदर तो बहुत सारी शॉप है, हमें किसमें जाना है, बुक शॉप पे। थर्ड, फिर आपने सर्च की अपनी बुक, अगर आपको बुक मिल गई है या नहीं मिली, दो ऑप्शन हो सकते हैं। आप अगर मिल गई है तो आप क्या करेंगे, उस बुक को परचेज कर लेंगे। मैंने परचेज कर लिया उस बुक को, परचेज किया, परचेज करने के बाद कहाँ आ गए, अब हम होम आ गए, घर आ गए। तो ये मैंने स्टेप बता दिया कि पहले मार्केट गए, मार्केट के बाद बुक शॉप पे गए, फिर बुक ली, उसको अगर बुक मिल गई है तो उसने परचेज की, परचेज करने के बाद वापस घर आ गया। तो जब मैं स्टेप बाय स्टेप अपना काम करने का बता रही हूँ आपको, तो इसको क्या कह देंगे, एल्गोरिथम कह देंगे। इसी के बारे में देखो इसने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे, एल्गोरिथम का क्वेश्चन आता है कि एल्गोरिथम होता क्या है, तो ये पॉइंट्स इसके आएंगे कि एल्गोरिथम अगर मैं बताना चाहती हूँ। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देती बुक शॉप की जगह पे, आई वेंट टू दी शॉप वेयर दे कैप्ट बुक एंड आई सर्च फॉर इट, तो मैं कितना भी उसको मुश्किल बना सकती हूँ, लैंग्वेज को कितना भी ईजी बना सकती हूँ। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि जो सामने वाला मेरा ये एल्गोरिथम पढ़े, उसको एक बार पढ़ते ही समझ आ जाए। तो हम कैसी लैंग्वेज यूज़ करना चाहेंगे, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज रहेगी और स्टेप बाय स्टेप रहेगा। अब ऐसे नहीं पहले मार्केट गए, फिर हमने बुक परचेज कर ली, फिर हम बुक ढूंढ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। पहले आप बुक को अपने हाथ में लेके देखोगे कि हाँ मुझे चाहिए नहीं चाहिए, फिर आप उसको खरीदोगे ना। तो इसलिए क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, स्टेप आ जाएंगे। देन आपके लास्ट में ऐसे ही इसने एल्गोरिथम के बारे में यहाँ पे कुछ बता के, ये सॉरी यहाँ पे इसने बता के ये कि एल्गोरिथम का क्या क्या हमारा फ़ायदा है। फ़ायदा क्या रहेगा कि हम इसमें डायरेक्ट देख के समझ सकते हैं कि स्टेप्स क्या किए हैं प्रोग्रामर ने। अगर पूरा प्रोग्राम पढ़ेंगे तो हमारे लिए मुश्किल रहेगा। देन इसने नीचे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे सम ऑफ टू नंबर है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर आपको ए चाहिए, फिर एक नंबर बी चाहिए, क्योंकि दो नंबर का सम करना है। अब इन दोनों का क्या किया आपने, कैलकुलेट देयर सम एज, सम क्या आ गया है, सी में डाल दिया है। अब सी के अंदर सम है, लेकिन जब तक हम उसे कहेंगे नहीं कंप्यूटर को कि सी का आंसर बताओ, तो वो नहीं बताएगा हमें। तो हमने क्या किया, डिस्प्ले सी। अब आपका आंसर आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब आप कर दे टर्मिनेट द प्रोसेस, कि जो ये वाला काम था अब इसको ख़त्म कर दो, हो गया, हमारा आंसर आ गया है। ऐसे ही अब इसने सेकंड दिया है एग्जाम्पल, इसमें क्या कहा है इसने, ग्रेटेस्ट अमंग थ्री, कि तीन है मेरे पास नंबर ए बी सी, इन तीनों में मुझे सबसे बड़ा बताना है। तो हम तीनों को एक साथ तो कंपेयर कर नहीं सकते, हम दो को कर लेते हैं। पहले ए और बी को चेक करते हैं। हो सकता है ए बड़ा हो बी से, या फिर बी बड़ा हो ए से। अगर ए बड़ा आ गया है तो बी और ए में तो ए आ गया है आंसर। अब हम उसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, सी के साथ। अब हम देख लेंगे ए बड़ा है या सी बड़ा है। अगर ए बड़ा है तो हम क्या कह देंगे, ए इज़ ग्रेटेस्ट, कि सबसे बड़ा कौन है, ए, क्योंकि ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, सी बड़ा आ जाता है ए से, तो हम लिख देंगे सी इज़ दी ग्रेटेस्ट। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बी से तो बड़ा ए हो ही गया, ये तो छोटा हो गया, तो इसको हटाओ यहाँ से।
अब ए बड़ा था लेकिन ए से भी बड़ा कौन आ गया है, सी, तो दैट मीन्स सी इज द ग्रेटेस्ट, की सबसे बड़ा सी है। ऐसे ही फिर हम बी के लिए देख लेंगे। तो जब भी 3 नंबर का कंपैरिजन आए तो पहले आप 2 का आंसर निकालेंगे, फिर जो भी उसका आंसर आया है उसको थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। आगे इसने ऐसे ही सेम आपको फॉर्मूलाज बताए हैं और इनका एल्गोरिथम लिखा है, ये आप पढ़ के देखेंगे। एक मैं आपको एग्जाम्पल फिर समझा देती हूँ कि फैक्टोरियल कैसे निकालना है, क्योंकि इसमें कुछ यूज़ हो रहा है जो डिफरेंट है ऊपर से। सपोज करें मुझे एक नंबर है जिसका फैक्टोरियल निकालना है, वो नंबर है कैपिटल एन। अब मैंने क्या किया है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मेरे को 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया है, एक फैक्ट नाम का पहले से ही ले लिया है कि फैक्ट के अंदर क्या है, 1 है। ये अभी साइड कर लें इसको। अब n को शुरू करें, अगर n 0 है, जो आपने नंबर दिया है अगर वो 0 दे दिया आपने कि 0 का फैक्टोरियल निकालो, तो मुझे आंसर पहले से ही पता है 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1। तो मैंने इसको पहले ही अलग कर दिया कि अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो 0 फैक्टोरियल का है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट क्या आएगा, कह रहे हैं कि अब क्या करना है, एक केव आपको वेरिएबल लेना है और उसको क्या पुट कर देना है, 1 शुरुआत कर देनी है। कर दिया हमने 1। क्यों किया है, देखो ये के है, के 1 रखा, फिर के को क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब रिपीट स्टेप 6 फॉर के इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल एन। जब मैंने आपको कैपिटल एन 5 दिया था तो आप कहाँ तक गए थे, 1 से लेके 5 तक ही गए थे। ऐसे ही अगर मैं 4 फैक्टोरियल पूछूँ आपसे, 4 फैक्टोरियल का मतलब कैपिटल एन को 4 दे रही हूँ, तो इसका क्या आएगा फैक्टोरियल, यही आएगा। मतलब 1 से लेके कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, एन तक ही। तो इसने क्या कहा है कि जब आपका ऐसा होगा तो आपको क्या करना है, के इंटू फैक्ट, मतलब अभी फैक्ट में क्या है, 1 है, तो क्या आएगा देखिए यहाँ से, अभी इस स्टेप को ही लिख रही हूँ मैं। रिपीट स्टेप 6 फॉर के इक्वल टू 1 टू एन। पहले 1 के लिए करेंगे, जब के 1 है तो क्या बनेगा, फैक्ट इज इक्वल्स टू के इंटू फैक्ट, यही है। फैक्ट में फिलहाल क्या है, 1 है, और के में भी क्या है, 1 है, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 1। तो फैक्ट के अंदर क्या चला गया, 1 चला गया। नेक्स्ट अब करते हैं, के 1 हो गया, अब के क्या हो जाएगा 2। जब ये रिपीट का मतलब है कि इसमें इंक्रीज होता जाएगा वैल्यू में। अब के को रख दो 2, तो अब यही सेम फॉर्मूला है। अब फैक्ट क्या था, 1, और के क्या है 2, तो अब फैक्ट के अंदर इनटू होके क्या चला जाएगा इस साइड पे, 2, फैक्ट बन गया 2। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब के क्या क्या बनेगा 3, के 3 हो गया है, फैक्ट में क्या था 2, 3 2 ज़ा 6 आ गया अब इसमें। ऐसे ही जब के की जगह पे 4 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला में यहाँ लिख रही हूँ क्लियर, फैक्ट इज इक्वल्स टू, के में तो कितना था अभी 4 है, और फैक्ट कितना था, लास्ट वाला यूज़ करेगा फैक्ट, ये ध्यान रखना जो बिल्कुल लास्ट में उसमें सेव हुआ है, 6, 6 4 ज़ा 24। तो जब मैंने फैक्टोरियल कैपिटल एन मतलब 4 का निकालना था तो मैंने कहाँ से कहाँ तक गई हूँ, कैपिटल के को 1 से लेके 4 तक पुट किया, तो आंसर क्या आ गया लास्ट में फैक्ट में 24। तो यही तो फैक्ट होता है। तो अब फैक्टोरियल किस में जाके सेव हो गया लास्ट वाला आंसर, फैक्ट में, तो हम डिस्प्ले किसको कर देंगे, फैक्ट को। फैक्ट का मतलब 24 मेरी स्क्रीन के ऊपर मुझे दिखाई देगा, तो आंसर आ गया। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या रहेगा, टर्मिनेट द प्रोसेस। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है फ्लो चार्ट। ये हमारा क्या रहेगा, इट इज़ अ विजुअल और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। अभी हमने एल्गोरिथम लिखा था, थ्योरेटिकल था वो, अब हम उसको क्या करेंगे, ग्राफिकल या फिर विजुअल, मतलब आपको दिखाई देगी ग्राफ टाइप, ऐसे बना देंगे। देखिए मैं इसी का ही बना देती हूँ। अगर मैंने यही स्टेप थे सेम, फर्स्ट मुझे स्टार्ट किया मैंने काम, फिर इसके बाद मैंने क्या किया है, एक ए ली है वैल्यू, उसके बाद क्या किया, एक वैल्यू बी ली है, देन उनका सम किया, वो किस में गया, सी में, उसके बाद क्या किया है, डिस्प्ले किया है इस सी को, और फिर अपने काम को ख़त्म किया है। तो देखो यहाँ से मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है, पहले स्टार्ट करो, स्टार्ट के बाद कहाँ जाना है, ए लेना है, ए के बाद बी लेना है, देन उनका सम सी में आएगा, सी को डिस्प्ले करना है, फिर काम ख़त्म करना है। ये तो मैंने इन जर्नल लिख दिया है कि मतलब अपनी लैंग्वेज में। लेकिन जब हम फ्लो चार्ट की बात करेंगे तो आपको पहले से कुछ सिंबल्स बताए हुए हैं
कि जैसे अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए क्या सिंबल रहेगा, अगर आपको काम शुरू करना है ख़त्म करना है उसको किस सिंबल में डालना है। मतलब जो आपके वर्ड्स है ये कुछ एक पर्टिकुलर सिंबल में जाएंगे, जैसे स्टार्ट है स्टॉप है, ये एक ओवल शेप में जाते हैं ऐसे। जब आप कुछ प्रिंट करते हो, कुछ स्क्रीन पे आता है तो आप उसको पैरेललोग्राम में डालते हैं ऐसे। अगर आप कुछ इनपुट ले रहे हैं, कुछ मतलब आप कीबोर्ड से ले रहे हैं, तब भी वो क्या रहेगा आपका पैरेललोग्राम में रहेगा। ये भी किस में जाएगा, पैरेललोग्राम में। अगर आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किस में रहेगी, स्ट्रेट रेक्टेंगल ऐसे। तो वही मैं आपको एक बार इसमें बता देती हूँ कैसे कैसे रहेगा। फर्स्ट शेप क्या रहेगी, ओवल। ओवल शेप आप किसके लिए यूज़ करेंगे, काम को शुरू करने के लिए और काम को ख़त्म करने के लिए। मतलब इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे आप, या तो स्टार्ट आएगा या फिर स्टॉप आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्टार्ट आ गया है, और जब काम को ख़त्म किया है स्टॉप आ गया है। नेक्स्ट है आपका इनपुट आउटपुट। जब आप कुछ इनपुट देंगे या फिर कुछ आउटपुट आप ले रहे हैं तब क्या यूज़ कर लेंगे, पैरेललोग्राम। मैंने ए लिया था आपसे, मतलब कीबोर्ड से आपने प्रेस किया था ना ए वैल्यू, तो ये क्या है, एक इनपुट है, तो ये क्या रहेगा पैरेललोग्राम के अंदर। बी भी इनपुट है, ये भी पैरेललोग्राम के अंदर। सी क्या है, एक आउटपुट है ना, डिस्प्ले का मतलब आउटपुट दिख रही है आपको, तो ये भी किस में रहेगी, पैरेललोग्राम के अंदर रहेगी। नेक्स्ट जब आप कोई प्रोसेस करेंगे, मतलब आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप उसको रेक्टेंगल के अंदर फिल करेंगे। जैसे अभी मैंने c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, मेरी ये क्या थी, एक कैलकुलेशन थी ये वाला पार्ट, तो मैंने क्या किया, इसको रेक्टेंगल के अंदर रखा है। नेक्स्ट आता है आपका डिसीजन। जब मुझे कुछ डिसाइड करना है, लाइक ए बड़ा है बी से या फिर बी बड़ा है ए से, तो वैसे चेक करना है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ऐसे चेक करना है। तो इसके दो आंसर आ सकते हैं कि ए बड़ा है या नहीं है, तो इधर येस आएगा और नो आएगा। तो इसके लिए क्या कर देंगे, एक साइड पे ले लेंगे हम येस कि ए बड़ा है, दूसरी साइड पे ले लेंगे नो। इसका मतलब क्या है, बी बड़ा है, बी इज बिगर, ए इज बिगर, ऐसे ही आ जाएगा। तो इसको हम किस शेप के अंदर रखेंगे, इसको हम डायमंड शेप के अंदर रखेंगे। जो आपकी डायमंड शेप होती है आप इसके अंदर रखेंगे अपने क्वेश्चन मार्क को, जिसका आंसर येस या नो आ सकता है। एक तरफ में आप येस को ले लेंगे, एक तरफ में आप नो को ले लेंगे, कि अगर येस ऐसा ट्रू है तो क्या काम हो, और अगर ये फॉल्स है तो क्या काम हो। नेक्स्ट आपका आता है ऑन पेज कनेक्टर। अब कई बार क्या होगा, आपके फ्लो चार्ट बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, मतलब एक पेज पे ही आपको बहुत सारी इक्वेशंस इधर से इधर लानी है, तो आप लाइंस ऐसे नहीं लेके आ सकते हो, ऐसे आप बीच में से ऐसे काट नहीं सकते हो दूसरे किसी भी शेप को। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा देंगे, इसमें लिख देंगे अंदर ए, यहाँ पे भी लिख देंगे, जहाँ पे वो आके दोबारा शुरू हो रहा है काम वहाँ पे ए। अगर ए लिख लिया एक बार तो दूसरी बार जैसे यहाँ वाला था कुछ, इसका ही ले लें ऐसे। मुझे यहाँ से अब इतनी सारी लाइंस के बाद यहाँ काम शुरू करना है, तो अब एक तो मैं ऐसे काट के नहीं ला सकती ना डायरेक्ट लाइन को, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बी लगा दूँगी एक, और उस बी को मैं यहाँ पे लाके जोड़ दूँगी कि जो ये वाले बी का काम था ये यहाँ पे दोबारा शुरू हो रहा है, देखिए नीचे यहाँ पे। अब आप फ्लो चार्ट बना रहे थे, आपका एक पेज पूरा भर गया है और अब आप दूसरे पेज पे जा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रही थी, ये मेरा पूरा भर गया, मुझे आगे वाले पेज पे जाना है। तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं जाएंगे कि यहाँ पे छोड़ी लाइन और वहाँ से यहाँ पे शुरू कर दिया कंटिन्यू लिखना, नहीं। आप यहाँ पे एक कनेक्टर लगाएंगे। वो शेप क्या रहेगी, जो आपकी अगर लास्ट लाइन ये वाली थी, मतलब आपने यहाँ पे कुछ काम किया था, तो इसके बाद आप एक शेप बनाएंगे ये वाली, लास्ट आपकी ये होनी चाहिए। फिर आप इसके अंदर ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज 1 लिख दिया मैंने। ये इस पेज का लास्ट कनेक्टर है। तो दूसरे पेज पे आप जहाँ से भी काम करना शुरू कर रहे हैं वहाँ पे भी आप सेम यही लगाएंगे और फिर लाइन बनाएंगे। अब आप यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे, आगे आपको जो भी करना है। ये इस पेज पे लास्ट होगा, मतलब इस पे आके यहाँ पे काम रुक गया है इस पेज का, और यहाँ पे ये शुरू कर रहा है उस काम को दोबारा से ही आगे। ये क्यों कब लगेगा, जब आपका एक पेज पे ख़त्म हो गया है, एक पेज आपका ख़त्म हो चुका है, आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, ऑफ पेज। ऑफ पेज का मतलब दूसरे पेज पे जाना है आपको। फिर आपकी लाइंस आती है। अगर आप देखिए लाइंस ऐसे यूज़ करेंगे, ये एरो वाली हो गई, और अगर एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, जैसे ये वाली लाइन थी और ऊपर से एक और लाइन आ रही है, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते आप, ये नहीं चलेगा।
आपको क्या करना है, अगर एक लाइन ऐसे है तो दूसरे को यहाँ पे थोड़ा ऐसे टिल्ट देना पड़ेगा, आपको एक बैंड देना पड़ेगा कि ये इसके ऊपर से जा रही है, इसको कट नहीं कर रही है, वरना इसका मतलब तो कन्फ्यूज हो जाएंगे हम कि ये ऊपर से आ रही थी, अभी आगे गई या फिर ये इधर गई, अब मुझे तो नहीं पता कहाँ गई है ये, मैं तो कन्फ्यूज़न में, जो अगर पढ़ रहा है कोई आपका फ्लो चार्ट तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आई है, यहाँ इसके ऊपर से आई और देन यहाँ नीचे चली गई है, और इसका मतलब ये स्ट्रेट गई है, ऐसे आ जाएगा। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन हमेशा बनता है इस चैप्टर में से, फ्लो चार्ट को डिफाइन करना, उसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप पढ़ेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है, आपको खुद ही दिख रहा होगा एडवांटेज क्या है, समझने में इजी है, एक पेज में बना दिया मैंने, तो हमेशा के लिए मैं संभाल के रख सकती हूँ, ऐसे ही आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट आपके इसने कुछ फ्लो चार्ट के एग्जांपल्स दिए हैं, और फ्लो चार्ट में 3 चीज़ें देखिए मेन रहती है। पहला सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, जो काम आपने किया है एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। अगर पहले आपने ए लिया था तो ए आएगा, इनपुट थी ए की, फिर आपने क्या किया, बी लिया, बी आ गया, फिर सी आपने क्या किया है, ए प्लस बी, उसके बाद आपने उसको प्रिंट किया, फिर आपने काम को ख़त्म किया। तो ये सीक्वेंस बना रहना चाहिए, सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन कब होगा, जब आपने डायमंड शेप बनाई है, तो हमारा सिलेक्शन ठीक होना चाहिए कि अगर आंसर येस है तो येस की तरफ जाके जो काम है वो उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ये नहीं आपने नो वाला यहाँ पे लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आइट्रेशन का मतलब क्या है, एक के बाद एक बढ़ते रहना, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था एक के वाला फैक्टोरियल का, इसको आइट्रेशन बोल देते हैं। आइट्रेशन कितनी चल रही है, K1 था, K2, देन K3, K4, तो कितनी होगी आइट्रेशन, देखिए K1 हुआ, फिर 2 3 4, 1 2 3 4, 4 आइट्रेशन आ गई है, इनको हम आइट्रेशन बोलते हैं। अब इसने एग्जाम्पल दिए, ये आप देखिए पहले इसने दिया है सम का ही सेम, स्टार्ट किया काम, ये इनपुट थी तो किस में बनाया, पैरेललोग्राम में, फिर इसने एक लाइन लगाई कि अब इसके बाद हम नीचे जा रहे हैं, इसके बाद क्या काम होगा, बी की इनपुट होएगी, इसके बाद सी, ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का जो भी आंसर आएगा वो किस में चला जाएगा, सी में। तो ये हो क्या रहा है, ये ना तो इनपुट है ना आउटपुट है, ये प्रोसेस है, मतलब हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये किस में रहेगा, रेक्टेंगल में। अब जो सी आया है वो कंप्यूटर के अंदर आ गया है, हमें लेकिन नहीं दिख रहा है कि सी क्या आया है, तो हमने क्या किया, उसको प्रिंट करवा लिया है। डिस्प्ले भी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है, इसकी जगह पे प्रिंट लिखो या फिर डिस्प्ले, दोनों आपकी मर्जी है क्या लिखना चाहेंगे आप। डिस्प्ले सी, फिर इसके बाद काम खत्म कर रहे तो स्टॉप किस में आएगा, ओवल शेप में। ऐसे ही आप एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप ऐसे निकालेंगे, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम एक देख लेते हैं जिसमें डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर आ रहा है, मतलब जिसमें डायमंड शेप आ रही है। मुझे निकालना है ग्रेटेस्ट अमंग 3, तो मैंने आपको बताया रहा सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का कंपैरिजन करेंगे। हमने चेक किया है, सबसे पहले स्टार्ट किया काम, ओवल शेप, इनपुट कर रहे 3 नंबर चाहिए जिनका हमें कंपैरिजन करना है, ए बी या सी, इनमें से निकालना है सबसे बड़ा, तो ये इनपुट ले ली, इनपुट का मतलब पैरेललोग्राम ले लिया। तो आपने यहाँ से देख लिया ए बड़ा है तो इस साइड आ गया, इस यस का मतलब क्या है, फिलहाल ए इज़ बिगर, मतलब किससे बड़ा है, बी से। नो का मतलब कि ये बात ट्रू नहीं है, तो इसका ट्रू क्या है, बी इज़ बिगर। ए बड़ा हो गया है तो हमें पता चल गया ए और बी में कौन बड़ा है, ए। अब हम किसके साथ चेक करेंगे, ए को सी के साथ, सेम प्रोसेस फिर से किया, क्या ए बड़ा है सी से, हाँ बड़ा है, तो इसका मतलब यस का मतलब क्या हो गया, ए बड़ा है। ए इज़ ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट क्यों वर्ड यूज़ कर लिया मैंने, पहले वो बी से बड़ा हुआ फिर वो सी से भी बड़ा हो गया, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, ए। तो अब हम प्रिंट कर देंगे ए को। अब इधर आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, पहले तो ए बड़ा हो गया था बी से, लेकिन सी बड़ा है अब ए से, इस नो का मतलब क्या है, सी इज़ ग्रेटेस्ट। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, इसका क्या मतलब है, बी से बड़ा ए है और ए से बड़ा सी है, ये है इस नो का मतलब, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया, सी, तो प्रिंट कर दिया सी इज़ ग्रेटेस्ट। ऐसे ही आप नो में आएंगे, इसको चेक करें, ये सेम ऐसे ही देगा। अब जब हमें ग्रेटेस्ट पता चल गया तीनों केस में क्या निकल रहा है, इनमें से एक ही निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा लास्ट में आके। ऐसे ये फैक्टोरियल वाला ही आप खुद ट्राई करेंगे, इसमें अगर डाउट आता है तो आप मुझे बताएंगे। आगे इसने ऐसे सिंपल दिया है, एक डिस्क्रिमिनेंट वाला दिया है, देन इसने दिया है प्राइम और नॉट प्राइम। प्राइम कौन होता है, जो 1 और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो,
तो देखिए अब स्टार्टिंग कर रहे हैं इसकी, हम स्टार्ट किया, जिसको चेक करना है वो नंबर हमें चाहिए, तो 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 1 को तो हम चेक नहीं करेंगे, हम 1 से बड़े की बात कर रहे हैं। तो जो भी आपने नंबर दिया है, सपोज कर ले आपने फ़िलहाल दिया है मुझे 5, तो मैंने क्या किया, रीड n, मतलब जो भी ये नंबर था ये किस में चला जाए, n में चला जाए। तो n में फ़िलहाल क्या चला गया है, 5 चला गया है। अब इसने स्टार्ट किया, हो सकता है किसी ने n को 2 दे दिया हो, पहले ही किसी जो यूज़र बैठा था कंप्यूटर पे, अगर आप बैठे थे आपने 2 प्रेस कर दिया, तो उसका तो मुझे आंसर सिंपली पता है, मुझे कुछ डिवाइड करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि 2 कैसा होता है, एक प्राइम होता है। कि अगर आपने n को 2 दिया है, इज़ n इज इक्वल्स टू 2, क्या n 2 है, येस है अगर, कि हाँ n 2 ही दिया है तो प्रिंट कर दो नंबर इज़ प्राइम, कि हाँ वो प्राइम है। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे मैंने अभी n को क्या दिया था, 5, तो ये चेक करेगा पहले n की जगह क्या है, 5 है, क्या 5 2 के इक्वल है, नहीं है, तो ये किस साइड आएगा, नो पे आएगा। अब ये करेगा, i को 2 रखा है इसने, i एक नया वेरिएबल है, i को 2 रखा, फिर ये चेक करेगा क्या ये i 2 से छोटा है, सॉरी 5 से छोटा है, 2 इज़ लेस देन 5, क्योंकि n में क्या है 5, i में क्या है 2, छोटा है या नहीं है येस हो गया, तो ये इसको डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, चेक कर रहा है 0। जब कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है कंप्लीटली, तो रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास, 0। तो इसका क्या मतलब बोल रहा है ये, कि जब हम n को इस i से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, 0 का मतलब क्या वो उसको पूरा डिवाइड कर रहा है, तो हाँ कर रहा है, इसका मतलब वो उसका प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर किसी और नंबर ने 1 और खुद उस नंबर के अलावा इस n को डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब n प्राइम नहीं है। इसका रिमाइंडर कैसा आना चाहिए था, हमेशा नॉन जीरो, सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर, और खुद से डिवाइड होना चाहिए, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो हम देखिए यही कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ये क्या कर रहा है, इसने 2 से चेक किया, नहीं डिवाइड हुआ 5, फिर i में क्या कर दिया, i प्लस 1, इसका मतलब अब i में क्या चला जाएगा, i पहले था 2 प्लस 1, अब i बन गया है 3। अब ये 3 से डिवाइड करके देखेगा ऐसे ही, फिर ये 4 से डिवाइड करेगा, कब तक डिवाइड करेगा, जब लास्ट में i 5 बनेगा ऐसे प्लस कर करके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 इज लेस देन 5, क्योंकि i में अब क्या बन गया, नीचे देखिए यहाँ पे 5 वापस आएगा ऊपर इस एरो के साथ। क्या 5 5 से छोटा है, नहीं है, 5 5 के इक्वल है लेकिन छोटा नहीं है। तो क्या होगा आपके पास उस टाइम पे, 5 5 से छोटा है, येस तो है ही नहीं, तो नो पे जाएगा, फिर ये क्या लिख देगा, नंबर इज प्राइम। हमने 5 को क्या किया, पहले डिवाइड करके देखा 2 से, फिर हमने 5 को किससे डिवाइड करके देखा, 3 से, फिर 4 से, सबका ही रिमाइंडर कैसा आ गया, नॉन ज़ीरो। तो इसका मतलब 5 2 से भी डिवाइड नहीं होता, 5 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है। अब इसके बाद तो 5 5 से डिवाइड होता ना, तो वो तो होता ही है, हमें पता है। लेकिन इसने क्या किया है, जो भी आपने नंबर दिया है उस 1 से आगे वाला एक नंबर मैंने दिया है आपको, देखिए यहाँ पे बता देती हूँ मैं सिंपली, नंबर था 5, नंबर लाइन बना लें 1 से लेके 5 तक। तो ये क्या करेगा, मुझे 5 को चेक करना है प्राइम है या नहीं है, तो मैं 2 से शुरुआत करूँगी, 2 से डिवाइड करके देखूँगी पहले 5 को, फिर 3 से, फिर 4 से। अगर ये 1 और इस खुद के नंबर के बीच में किसी नंबर से अगर डिवाइड नहीं हुआ, तो ये कैसा बन जाएगा, प्राइम, और किसी से अगर हो गया तो कैसा बन जाएगा, नॉट प्राइम। आप इनको एक बार रीड आउट करके देखें, स्टेप बाय स्टेप रखें वैल्यूज़ को। इसी के साथ आपका चैप्टर फर्स्ट फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में।